नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार फोरम में किए गए संबोधन की। बताएंगे भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित की गुणवत्तापूर्ण चपाती वाली गेहूं की नई किस्म। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भारत सबके लिए सुलभ और सस्ते टीके सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। संयुक्त राष्ट्र के बहुहितधारक SIT फोरम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोहराई प्रतिबद्धता। नरम, स्वादिष्ट और उत्कृष्ट बेकिंग गुणवत्ता वाली गेहूं की नई किस्म विकसित। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई गेहूं की इस किस्म के आटे से बनेंगी पौष्टिक चपातियां। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पहचान करने के लिए ज्यादा प्रभावी सेंसर तैयार। वातावरण में मौजूद इस प्रदूषक की सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगा लेगी भारतीय शोधकर्ताओं की यह उपलब्धि। और IIT मद्रास ने सार्वजनिक किए कंप्यूटर साइंस के उच्च गुणवत्ता पाठ्यक्रम। कंप्यूटर के क्षेत्र में सफल करियर बनाने में मददगार होगा IIT शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया यह मंच। और अब खबरें विस्तार से। भारत सबके लिए सुलभ और सस्ते टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 और 6 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्य पाने के लिए STI फोरम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की इस प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत संयुक्त राष्ट्र का जिम्मेदार सदस्य है और अभी तक के अपने सभी प्रयासों में वह देशवासियों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों के प्रति संवेदनशील रहा है। इसमें हालिया कोविड-19 महामारी भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र फोरम में भारतीय पक्ष पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। वासुधैव कुटुंबकम भारत की संस्कृति का हिस्सा है। यही वजह है कि भारत ने हमेशा विश्व को एक परिवार की तरह माना है। हालिया कोविड-19 महामारी में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी प्रभावित हुआ। भारत ने बहुत तेजी से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया और दूसरे देशों को भी वैक्सीन निर्माण में मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाने के साथ भारत ने दूसरे कई मुल्कों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराया। 5 और 6 मई को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आयोजित 7वें वार्षिक बहुहितधारक फोरम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिर से इस प्रतिबद्धता को दोहराया। In the last 2 years, ladies and gentlemen, we have seen a global effort to overcome the challenges caused by the pandemic. And India has emerged as a member of leading international scientific coalitions in the area of vaccine research. Our scientific community, along with the support of a robust pharmaceutical industry, have been successful in developing and producing safe, effective, and affordable vaccines, including the world's first DNA-based vaccine. We are working actively with the GAVI, with the WHO and the ACT Accelerator, and India has been strongly advocating for the principle of equity in the WHO and has also proposed, along with South Africa, a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines, the diagnostics, and the medicines with the aim of ensuring accessibility and affordability of vaccines for all. वर्चुअल माध्यम से फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के पूर्ण कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हुए कोविड-19 के बाद बेहतर पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की अपील की। उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी की विशाल शक्ति कोविड की वैश्विक प्रतिक्रिया का एक प्रमुख घटक रही है। इसी डिजिटल स्पेस ने भारत में टीकाकरण अभियान को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद की है। भारत टीकाकरण के लिए विकसित कोविन ऐप को दुनिया के साथ साझा करने को तैयार है।
I am glad to point out over here, ladies and gentlemen, that India developed CoWIN app to provide digital support to better organize the vaccination drive. Today, the number of international users in Indian villages has exceeded that of the cities. And the public services and the last mile delivery are linked to digital platforms. All these have contributed to the advancement of the achievement of sustainable development goals. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत उन प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाकर डिजिटल विभाजन को पाट रहा है जो कम लागत वाले, विकासपरक और सभी नागरिकों, खासतौर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज गांवों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या शहरों की तुलना में अधिक हो गई है और सभी सार्वजनिक सेवाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। इन सब का सतत विकास लक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम योगदान है। भारतीय शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित PBW1 चपाती नाम की यह किस्म नरम और मिठास युक्त चपातियों के लिए उत्कृष्ट किस्म है। इस स्वदेशी किस्म को फिलहाल पंजाब में समय पर सिंचित परिस्थितियों में बुवाई के लिए जारी किया गया है। इस किस्म के बाजार में आने से लोगों को ज्यादा पोषक और स्वादिष्ट चपाती वाला आटा मिल सकेगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। गेहूं के आटे से बनी चपाती खासकर उत्तर पश्चिम भारत में रोजाना के भोजन का मुख्य हिस्सा है। चपाती प्रोटीन और कैलोरी का सस्ता और प्राथमिक स्रोत है। हल्का बादामी रंग, नरम बनावट, ज्यादा लचीलापन, सोंधी खुशबू, मिठास और चबाने में आसान, ये विशेषताएं किसी भी चपाती को गुणवत्तापूर्ण बना देती हैं। लोग ऐसी ही पौष्टिक चपातियां खाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रमुख कृषि उत्पादन होने के चलते हरित क्रांति के बाद से गेहूं की उपज बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। नतीजा, गेहूं की आधुनिक किस्मों में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। अब तक पारंपरिक गेहूं की C306 किस्म को गुणवत्तापूर्ण चपाती के लिए सबसे उत्तम किस्म माना जाता रहा। इसके बाद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने PBW 175 किस्म विकसित की। हालांकि ये दोनों किस्में स्ट्राइप्ड और ब्राउन रस्ट यानी रतुआ रोग के प्रति अति संवेदनशील हो गईं। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं के सामने उच्च उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ वास्तविक चपाती गुणों को बनाए रखने की चुनौती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की गेहूं प्रजनन टीम ने मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का उपयोग कर PBW1 चपाती नाम से नई किस्म विकसित की है। ये किस्म सभी विशेषताओं से भरपूर नरम चपाती बनाने के लिए उपयुक्त पाई गई है। क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट क्वालिटी है चपाती के लिए, और उसकी चपाती सूखती नहीं है, जिसको हम शेल्फ लाइफ कहेंगे, वो बहुत लंबी है। सुबह से बना के शाम तक भी इसकी चपाती रखते हो सिंपल बिना घी लगाए, वो भी नहीं सूखती है। जबकि बाकी हमारे जो फीडबैक फार्मर से आ रही है, चपाती खाते खाते ही सूखती है पंखे के नीचे। इसका आटा काला नहीं होता। जैसे आजकल वर्किंग वुमेन है, डोमेस्टिक लेवल पे देखो, हमने रात को गूंथ के रख दिया, सुबह वक्त नहीं रहेगा ज़्यादा, हमने बनाना है तो वो काला, बाकी सारी वैरायटीज़ का आटा काला हो जाता है। इसको साइंटिफिक तरीके से कहें तो ये पॉलीफिनोल एक्टिविटी है। तो इसमें बहुत कम है वो एक्टिविटी और जेनेटिक इनपुट है उसके लिए, कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव या कोई केमिकल नहीं डाला है हमने। शोधकर्ताओं ने पुरानी किस्म PBW 175 के आधार पर रतुआ रोग के लिए विशिष्ट जीन LR57, YR40 को ध्यान में रखते हुए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के माध्यम से PBW1 चपाती किस्म तैयार की है। रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने के लिए शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से पहचाने गए जीन का इस्तेमाल किया। स्वस्थ भारत अभियान के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला।
डीएसटी के प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस पर्स अनुदान योजना समर्थित इस शोध ने विभिन्न लक्षणों के लिए विभिन्न जीन पूलों को समेकित करने और गुणवत्ता प्रजनन पर ध्यान देने के साथ ज्यादा उपयोगी कॉमर्शियल उत्पाद विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। डीएसटी की जो ये फंडिंग हमारे पास आई है बहुत ही टाइमली आई है, जब हम इस फीडबैक को कैटर करने का सोच रहे थे कि चपाती के लिए कोई वैरायटी देनी है। दूसरी तरफ से हमारे पास बहुत बैकअप मटेरियल इकट्ठा हो गया था इस तरीके का, बट फोकस नहीं हो पा रहा था। तो बड़ी टाइमली ये ग्रांट हमारे पास आई और हमने इसको स्वस्थ भारत सब थीम के अंडर उन्हीं क्रॉसेस को तो पिछले 5-6 साल से हमारे पास चल रहे थे, उनको हाईलाइट करा। उनकी सारी हमें फंडिंग से हमें फ़ायदा हुआ। कुछ फील्ड स्टाफ रखा हमने और स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स ने काम किया, इक्विपमेंट मिला हमें, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करी जीन के लिए हमने, PPO एलील्स के लिए करी, LR57 YR40 के लिए करी। तो वो सारा, जैसे इस प्रोजेक्ट में हमने थर्मोसाइक्लर ख़रीदा और जेल्डेल ख़रीदा, प्रोटीन एनालिसिस सारा उसमें हुआ, अवन ख़रीदा। तो इस प्रोजेक्ट ने एक प्रॉपर पुश किकअप दे दिया इसको, जो कि बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहा इस वैरायटी की डेवलपमेंट। ये पहले की अधिक उत्पादन केंद्रित उपज पद्धतियों से ज्यादा उपज के साथ साथ पोषण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली तकनीक की तरफ एक बदलाव है। शोधकर्ता इसी कड़ी में उच्च जस्ता, कम फाइटेट्स, उच्च कैरोटेनॉइड्स, कम पॉलीफेनोल्स और उच्च अनाज प्रोटीन सामग्री के साथ नवीन संयोजन के लिए गेहूं के किस्मों पर काम कर रहे हैं। When there was necessity for higher जब जरूरत ज्यादा गेहूं उत्पादन की थी, तब हमने उच्च उत्पादन वाली किस्मों पर जोर दिया। अधिकांश बीजों में उच्च उत्पादकता थी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त गेहूं उत्पादन के साथ हमारे भंडार भी भर गए। गेहूं को स्टोर करना मुश्किल हो गया और अब जब हम निर्यात बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अब गुणवत्ता में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर सिर्फ चपाती की गुणवत्ता की बात करें तो 1965 में जारी की गई C306 किस्म चपाती की क्वालिटी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती रही है। अब तक गेहूं की कोई भी किस्म चपाती की गुणवत्ता के आधार पर C306 किस्म की बराबरी नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके पत्तों पर लगने वाले रोग के कारण ये किस्म खेती में प्रचलित नहीं रही और प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य पंजाब के किसान भी प्रीमियम आटे के रूप में प्रचलित MP गेहूं की खेती करने लगे। PVW1 चपाती का उद्देश्य C306 किस्म के बाद अच्छी चपाती गुणवत्ता, स्वाद में मिठास और बनावट में नरम चपाती को लेकर व्यावसायिक स्तर पर आई कमी को भरना है। इस किस्म से बनी चपाती का रंग समान रूप से सफेद होता है और ये लंबे समय तक सेकने के बाद भी नरम रहती है। अपनी इन विशेषताओं के चलते इस उत्पाद की कीमत भी अच्छी मिल सकती है। पंजाब और आसपास के राज्यों के किसान तेजी से इस किस्म को अपना रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे अहम सवाल पर्यावरण प्रदूषण का है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में ग्रीन हाउस गैसों और अन्य प्रदूषक तत्वों का भी बड़ा हाथ है। वैश्विक स्तर पर शोधकर्ता इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कारकों की पहचान से लेकर इस तरह की गैसों और रासायनिक तत्वों को वातावरण से सोखने जैसे समाधानों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में CSIR NPL के वैज्ञानिकों ने एक प्रदूषक तत्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वातावरण में पहचान करने के लिए एक प्रभावी सेंसर विकसित किया है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारक प्राकृतिक और मानव गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें और रासायनिक तत्व हैं। ऐसा ही एक रासायनिक तत्व है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उच्च प्रतिक्रिया वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस समूह से बना यह अकार्बनिक यौगिक जीवाश्म ईंधन और कोयले के जलने से वातावरण में फैलता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, जनरेटर्स, पावर प्लांट इसके प्रमुख स्रोत कहे जा सकते हैं। वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे सांस लेने के तंत्र को प्रभावित करता है और अस्थमा जैसे श्वसन संबंधी रोग बढ़ा सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक वन ऑफ दी टॉक्सिक गैस है, कि 1 ppb लेवल पे भी अगर इस तरह की गैसें हमारे अगर लंग्स में जाती है तो बहुत सारी तरह के डिजीज़ से हम ग्रसित हो जाते हैं। एक EPA एक कमीशन है जिसमें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड
एजेंसी पॉलिसी यूएसए की है, जिन्होंने कि ये निर्धारित किया है कि पूरे साल में अगर 53 ppb गैस उत्सर्जित होती है तो वो बहुत डेंजर लाइन को क्रॉस कर रही है। तो हमें इवन बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी गैस को डिटेक्ट करना है। नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐसा अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर विकसित किया है जो वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सूक्ष्म अंश का भी पता लगा सकता है। वैज्ञानिक सिंगल स्टेप प्रक्रिया का उपयोग कर बोरॉन और नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ बाइलेयर ग्रेफीन नैनोशीट को संश्लेषित और डोपिंग करने में सफल रहे हैं। शोधकर्ताओं ने रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की विभिन्न सांद्रता के साथ सेंसर का परीक्षण किया और पाया कि यह बहुत तेजी से गैस की बेहद कम सांद्रता का भी पता लगाने में सक्षम है। इसके पहले हमने बोरॉन और नाइट्रोजन की अलग अलग डोपिंग भी ट्राई की है एंड वी हैव और हमने पब्लिश भी किया है फॉर NO2 गैस, और उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि हमें अच्छा फास्ट रिस्पांस मिला है NO2 गैस के लिए। उसके बाद हमने को डोपिंग को ट्राई किया जिसमें हमें बहुत ही लो लेवल कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए सफलता मिली है, जिसमें हमने 1 ppb गैस NO2 का टेस्ट किया है और उसके भी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और ये आगे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ और लैब्स में गैस लीकेज को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सेंसर की ये उच्च संवेदनशीलता सेंसर की सतह पर मौजूद एक्टिव साइट्स की वजह से थी। इन सक्रिय साइटों ने गैस के अणुओं को सोखने में मदद की। बोरॉन और नाइट्रोजन परमाणुओं द्वारा बनाई गई साइट्स ने सेंसर के साथ गैस के अणुओं के संपर्क को बढ़ा दिया। जैसे जैसे गैस की सांद्रता बढ़ी, अधिक अणु सेंसर की सतह से जुड़ने लगे। ये सेंसर दूसरी गैसों जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और एथेनॉल की मौजूदगी में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की पहचान करने में सक्षम पाया गया। इस सेंसर को उच्च संवेदनशीलता के साथ 5 बार उपयोग किया जा सकता है और यह पूरी सटीकता के साथ कार्य करता है। हम लोगों ने सारा चीज़ें जो यहाँ पे किया है वो इंडिया से डेवलप है। वो चाहे ग्राफीन बनाने से लेकर के इवन जो चैम्बर हमारा है गैस सेंसिंग के लिए, उसको भी पूरा जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफीन का NPL UK जो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, सेम प्रोसेस प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया और उसी तरह से हमने चैम्बर में कैलिब्रेट किया गैसेस से, लाइट गैसेस से, और फिर हमने डिवाइस को वहाँ पे प्लेस किया और हमने देखा कि जब नाइट्रोजन एंड बोरान दोनों को डोप किया जा रहा है तो सेंसिंग कैपेबिलिटी कई गुना इनहांस हो जा रही है। इस स्वदेशी सेंसर का इस्तेमाल संभावित रूप से अगली पीढ़ी के हल्के और अल्ट्रा सेंसिटिव गैस सेंसिंग उपकरणों को विकसित करने में किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये सेंसर पहले से इस्तेमाल किए जा रहे शुद्ध ग्राफीन आधारित सेंसर की तुलना में गैसों के प्रति अधिक संवेदनशील है। कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने वाले छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कंप्यूटर साइंस में अपने उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके लिए संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है जिससे शैक्षणिक संस्थान, छात्र या इस क्षेत्र में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। अब शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जरूरत न पड़ती हो। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ ये क्षेत्र और ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। साथ ही कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षित कुशल मानव संसाधन की मांग भी बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में बेहतर करियर बनाने और ग्रोथ के लिए बेहतर पाठ्यक्रमों में शिक्षित प्रशिक्षित होना जरूरी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास सबको ये मौका प्रदान कर रहा है। संस्थान ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके लिए IIT मद्रास के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षकों ने पूर्व छात्रों के सहयोग से एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर कोई भी शैक्षणिक संस्थान, छात्र या कंप्यूटर साइंस में रुचि रखने वाले लोग एक्सेस कर सकते हैं।
इस पहल का सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण भारत के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिल सकता है, जो संसाधनों की कमी के चलते उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते। साइंस डिपार्टमेंट IIT मद्रास के टीचर्स ने ये उनके जो कोई भी कोर्सेज थे वो ऑनलाइन अभी अवेलेबल कर दिए हैं। उसका फ़ायदा काफ़ी इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को होगा, ऐसा हम मानते हैं। हम लोग ऑनलाइन है 2 साल से, ये जो सारे कोर्सेज है वो सारे अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में। हम लोगों ने वो एक वेबसाइट पे अपलोड किए। कोरोना काल में अन्य संस्थानों की तरह IIT मद्रास में भी ऑनलाइन लेक्चर्स चलाए जाते रहे। शिक्षकों ने इन्हीं लेक्चर्स और प्रशिक्षण वीडियोस की YouTube रिकॉर्डिंग्स को nsm.iitm.ac.in/CSE/ नाम से तैयार पोर्टल पर अपलोड किया है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा संरचना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एल्गोरिदम पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ ही पाठ्यक्रम का फायदा उठाने वाले छात्रों के लिए स्वयं मूल्यांकन क्विज भी तैयार किया गया है, ताकि पढ़ने वाले छात्र समझ सकें कि उन्होंने कितना सीखा और किस क्षेत्र में उन्हें ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। ये क्विज IIT मद्रास द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के स्तर का है। संस्थान इस पोर्टल पर वरिष्ठ छात्रों द्वारा लाइव ट्यूटोरियल सत्र आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। उसके अलावा एक क्विज भी हर कोर्स के साथ अवेलेबल है, जिससे बच्चे वो कोर्स खत्म करने के बाद वो अपना कितना पढ़ा है उसमें और कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब जान सकते हैं। इस ओवरऑल जो एफर्ट है उसमें डिपार्टमेंट के सारे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका सहयोग हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है ये सब कोर्सेस अपलोड करने में और ये क्विज बनाने में। सभी छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश नहीं पा पाते और यहाँ सीट्स भी सीमित होती हैं। ऐसे में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में स्नातक या परास्नातक कर रहे छात्रों के लिए ये पाठ्यक्रम काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशन में आ चुके लोग अपनी क्षमता और ज्ञान को और मजबूत करने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न शैक्षणिक संस्थान कंप्यूटर साइंस के विषयों को पढ़ाने और सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस भारत में सबसे ज्यादा मांग वाले इंजीनियरिंग विषयों में से एक है। यह पोर्टल देश में बेहतर प्रशिक्षित कंप्यूटर इंजीनियर्स तैयार करने में मददगार साबित हो सकता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों जर्मनी के दौरे पर गए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बर्लिन में जर्मन शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बेटिना स्टार्क-वात्जिंगर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच अब तक के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर संतोष जताया। इस मौके पर निर्णय लिया गया कि भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के साथ साथ इस क्षेत्र में अनुसंधान, स्थिरता व स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर काम करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, डीप ओशन रिसर्च जैसे अग्रणी क्षेत्र भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी के नए उभरते क्षेत्र हैं। दोनों देशों ने टिकाऊ विकास और हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे की क्षमता का आकलन करना शुरू कर दिया है। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता विकास के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिला भागीदारी शामिल है। औद्योगिक फेलोशिप का उद्देश्य जर्मन औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में युवा भारतीय शोधकर्ताओं को अनुभव देना था। ब्रेन स्ट्रोक भारत में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। इसे विकलांगता का छठा मुख्य कारण भी माना जाता है। फिजियोथेरेपी स्ट्रोक पीड़ितों और शारीरिक चोटों से ग्रस्त रोगियों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध कुछ उपचारों में शामिल है।
लेकिन ये समय लेने वाला उपचार है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने अब दस्ताने की तरह दिखने वाला पहनने योग्य उपकरण विकसित किया है, जो रोगी के अंग या उंगलियों की गतिविधियों को महसूस करने के लिए प्रकाश के मूलभूत गुणों का उपयोग करता है। सबसे अहम बात यह है कि इस उपकरण को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे फिजियोथेरेपिस्ट से टेली कंसल्टेशन की संभावना का मार्ग खुला है। यह उपकरण हाथ और उंगलियों की विभिन्न गतिविधियों को महसूस कर सकता है और दबाव, झुकाव के कोण और आकार जैसे मापदंडों का सटीक पता लगा सकता है। शोधकर्ता दल में शामिल डीएसटी इंस्पायर संकाय सदस्य अभिजीत चंद्र राय के मुताबिक ये एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण है, जो किसी तितली के स्पर्श की प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम है। नासा स्पेसएक्स क्रू 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। हाल ही में ड्रैगन एंड्योरेंस अंतरिक्ष यान में सवार अंतर्राष्ट्रीय दल के 4 सदस्यों ने फ्लोरिडा तट पर मैक्सिको खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। नासा की साझेदारी में निजी कंपनी स्पेसएक्स द्वारा यह मिशन 10 नवंबर 2021 को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कॉमर्शियल मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री कायला बैरोन, राजा चारी और टॉम मार्शबर्न और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मथायस मॉरर शामिल रहे और उन्होंने अंतरिक्ष में 177 दिन बिताए। अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए क्रू ने कई तरह के शोध को अंजाम दिया, जिसमें माइक्रो ग्रेविटी में फाइबर कैसे बढ़ते हैं, मिट्टी या अन्य विकास सामग्री के बिना पौधों को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक तकनीकों का इस्तेमाल, अंतरिक्ष में आंखों में बदलाव का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए रेटिना की इमेजरी को कैप्चर करना जैसे काम शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने क्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन जांच के हिस्से के रूप में पृथ्वी की सैकड़ों तस्वीरें लीं, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली जांच में से एक है और प्राकृतिक आपदाओं और हमारी पृथ्वी पर आ रहे परिवर्तन को ट्रैक करने में मदद करती हैं। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।